नमस्कार। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जलालपुर के मिस्रवालिया गांव में उपस्थित हूं। वही मिस्रवालिया गांव जो अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने वाले पंडित महेंद्र मिस्र का घर है, उस घर पे उपस्थित हूं जो अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को भंग किए थे। उस महान विभूति को याद करते हुए आज उनके दरवाजे पर उपस्थित हैं और आज मेरे शरीक में जो मौजूद हैं वे उनके पोता लगते हैं श्री विनय मिश्र जी। आज उन्हीं के विषय में कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि अब 16 मार्च को जो उनकी जयंती मनाई जाती है, तो उसकी तैयारी कैसे कैसे चल रही है, इसके विषय में थोड़ा आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करें। पिछले 5 तारीख को जी जो छपरा सदर के एसडीओ हैं संजय राय जी, उन्होंने कमेटी के लोगों को बुलाया था। जी, तो मेरे पिताजी भी गए थे, मैया सिंह तूफानी जी भी थे, नरेंद्र राय जी थे, विजय राय जी थे, विजय यादव जी थे, मुन्ना मिश्र जी थे और सभी गणमान्य लोग थे। 4 सदस्य थे, 4 अन्य कोई लोग लेके गए। तो उसमें ये हुआ कि पिछले साल की भांति जैसे जो कवि सम्मेलन हुआ था, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जो विचार गोष्ठी परिचर्चा था, चित्र प्रदर्शनी वगैरह, इन सभी चीज़ों पर विस्तार से बात हुई और संभवतः कल एसडीओ साहब से दोबारा बैठक होगी जिसमें कलाकारों पर हम लोग निर्णय ले करके उनकी लिस्ट जारी करेंगे और उनको खबर किया जाएगा ताकि वो समय से कार्यक्रम में उपस्थित हों। कवि सम्मेलन में भी कवि लोगों पर भी कल चर्चा होगी और उसकी भी लिस्ट जारी करेंगे हम लोग, क्योंकि समय कम है। तो कल से परसों तक में ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। अच्छा, कवि सम्मेलन कब होने वाला है और कलाकारों का मतलब संगीतिक कार्यक्रम जो है वो कब होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा डेट के बारे में बताने का प्रयास कवि करें। सम्मेलन 15 मार्च को होगा। जी, 15 मार्च को, यानी दिन में या रात? नहीं, कवि सम्मेलन का समय तो संध्या में ही होगा, शाम में होगा। जी जी और सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम लोग 2 खंडों में करते हैं। जी एक पहला कालखंड होगा, सुबह मल्यार्पण होगा। जी मल्यार्पण 9 बजे 10 बजे जो भी हो, मल्यार्पण के तुरंत पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम दिन में शुरू हो जाएगा। दिन में शुरू हो जाएगा जी और विचार गोष्ठी भी उसी समय ब्लॉक का जो सभागार है जी प्रखंड कार्यालय का, वहाँ पे होगा। जी और फिर शाम को 5 बजे के बाद शाम का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसमें किसी बड़े कलाकार को हम लोग बुलाएंगे और नामचीन कलाकार जो जैसे हमारे आलोक पांडे जी हैं, रामेश्वर गोप जी हैं, ये लोग भी रहेंगे और उनके साथ हम लोग भरत शर्मा जी से संपर्क कर रहे हैं जी। या और कई गणमान्य लोग हैं जिससे संपर्क हो रहा है, वो लोग आएंगे। मतलब देश स्तरीय जो कलाकार हैं उनके अलावा कुछ क्षेत्रीय भी कलाकार होंगे। क्षेत्रीय कलाकार होंगे, राष्ट्रीय कलाकार होंगे, सब लोग अच्छे अच्छे कलाकार होंगे। देखिए, जहाँ तक जानकारी है कि 15 तारीख को यानी 15 मार्च को कवि सम्मेलन होगा। उसमें देश स्तर पर जो भी कवि हैं, जो कविता कहानी कुछ क्रिएट करते हैं और दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा और पंडित महेंद्र बाबा की पुण्य स्मृति में वे लोग आकर के कुछ अपनी कविता सुनाएंगे। उसके अलावा 16 मार्च को उनकी जयंती है, यानी 16 मार्च को उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर जो जयंती मनाई जाती है, उस पर दिन में जो तैयारी है, देश स्तरीय कलाकार आएंगे और अपनी कला की नुमाइश करेंगे, संगीत से सेवा देंगे और देश स्तरीय और क्षेत्रीय कलाकार भी होंगे जिनको भरपूर मौका मिलेगा। सर, थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं, जो अंग्रेजी हुकूमत को के ज़माने, अंग्रेज़ के ज़माने में लाल टोपी देख करके लोग भयभीत हो जाते थे, उस वक्त की चर्चा ये चल रही है कि वो रुपया छाप करके अंग्रेजी हुकूमत यानी अंग्रेजी को चुनौती दिए थे, उनकी अर्थव्यवस्था को भंग कर दी। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, कब वो नोट छापने का काम शुरू किए और कैसे कैसे क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में आप जानकारी देने का प्रयास करें। देखिए, पंडित महेंद्र मिश्र जी के विषय में जब उनका समय था या जब वो इस दुनिया से उन्होंने विदा लिया, उस समय तो उनका काफ़ी नाम था, सब लोग जानते थे। और धीरे धीरे लोगों में जानकारी कम होती गई पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसे हम लोगों को बताना है कि वैसा शख्सियत मतलब कई 100 वर्षों में कभी एक बार पृथ्वी पर अवतरित होता है। उनमें केवल गुण ही गुण थे, हम किसी भी एक गुण में उनको आगे नहीं कर सकते। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और ऐसा कोई भी मानवीय गुण नहीं था जो उनमें न हो। और इस चीज़ को उन्होंने अपनी कई कविताओं के माध्यम से भी बोला है। जैसे राग कीनो, रंग कीनो, संग वो कुसंग कीनो, चातुरी अनेक कीनो, लायो हाथ चोली में,
शास्त्र वो पुराण पढ़े भाषा सब देशन के, विजय पत्र लीन हो जाके देश देश बोली में, महल वो अटारी तैयारी बहुभाती कीनो, ऐसे ही बितायो निसी बासरे टिटोली में, द्विज महेंद्र घोड़े रथ हस्तिन के पीठ चढ़े, अंत में चढ़ोगे आठ काठ के कटोली में। इस तरह की कविताओं का वो सृजन करते थे जी। और उनकी खास विशेषता थी कि कभी भी कोई कविता या गीत पहले नहीं रचते थे, वो प्रत्युत्पन्नमति के आधार पर वो तुरंत उनके समय आता था वो उसको बोल जाते थे, उसके बाद उसको लिखा जाता था, वह स्वयं लिखते थे या कोई और भी लिख लेता था। कभी भी जो भी गीत गाए वो हारमोनियम पर साजबाज, देखिए जितना वो दक्ष थे गीत लिखने में उतना ही दक्षता उनको बजाने में भी, उतना ही निपुण वो गाने में भी थे। तो पहले वो गीत गाते थे, उसके बाद उसको लिखा जाता था। ये तो हो गया उनके मतलब गीत संगीत की लेकर के। वो तो एक मतलब चमकते हुए सितारे की तरह, धूमकेतु की तरह इस पृथ्वी पर आए और सबको चकाचौंध करके चले गए जी। इस टाइप से उनका वो रहा था। तो अंग्रेजी हुकूमत में जिस समय वो रुपया छापने का काम शुरू किए, ये छापने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? अब तो हम आपको ये बताएं कि वो भारतीय मुद्रा के जनक थे जी। महेंद्र मिश्र जी से पहले भारत में किसी ने नोट छापा हो, इवन हम सरकार को भी कहते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भी नोट छापने का काम नहीं किया था जब महेंद्र मिश्र जी ने नोट छापने का काम शुरू किया था जी। ब्रिटेन से नोट छप कर के आते थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड था जो लंदन में, वहाँ से नोट छप के आता था। लेकिन उस नोट को महेंद्र मिश्र जी ने भारत में छापने का काम किया, सबसे पहले आदमी थे भारत में नोट छापने वाले जी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने मिंट की स्थापना कर दी थी जहाँ सिक्के करते थे, लेकिन इन्होंने सभी संपूर्ण सिक्के बनाए। जितने सिक्के यहाँ चलते थे ढलुआ उस समय वो भी बनाए, जितने नोट चलते थे 5 रुपये के, 10 रुपये के, 100 रुपये के, इन सभी नोटों को उन्होंने बनाया। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भी सबको बताना चाहता हूँ, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि उनको किसी ने ब्लॉग नहीं दिया था जी। वो तो ब्लॉग बनाने के मास्टर थे, वो नोट देखते थे और ब्लॉग बना देते थे। ठीक है, क्यों? इस बात की पुष्टि तब होती है जब वो जेल से दोबारा आते हैं और दोबारा आ करके फिर नोट छापने का काम शुरू करते हैं। फिर उनके यहाँ घर छापा पड़ता है। फिर जो हमारी दादी थी जो 87 में उनका देहावसान हुआ 1987 में, उन्होंने सारी बात उन्होंने अपने हाथ से वो मतलब असली नोटों को जला दिया था। अच्छा। जब छापा पड़ा था, वो छापा यहाँ नहीं पड़ा था, वो तेनुआ उनका जो ससुराल था ना, अभी तेनुआ शादी हुई थी ना, उनकी पहली जो शादी थी वो तेनुआ में थी, दूसरी शादी जगतपुर थी, तो दूसरी वाली याद ही तब थी, तो उन्होंने जलाया था। फिर इनको कलेक्टर के यहाँ बुलाया गया और प्रतिबंधित किया गया कि आप जिले से बाहर नहीं जाएंगे, जिले से बाहर तब जाएंगे जब आपको यहाँ से परमिशन मिल जाएगा। तो उनके कार्यक्रम तो हमेशा बाहर होते रहते थे और हमेशा परमिशन ले करके बाहर जाते रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने इस काम को कभी बंद नहीं किया। क्रांतिकारियों को वो मरते समय तक सेवा करते रहे, सब लोगों को धन उपलब्ध कराते रहे। अच्छा, ये बताया जाता है, चर्चा चलती है कि रुपया छाप करके सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास ऐसे महान क्रांतिकारी जो थे उनको आर्थिक मदद करते थे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, उनके क्रांतिकारी लोगों के लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम है चित्तरंजन दास जी का जी, जिनकी मानसिक उपज थी नोट छापने का। चित्तरंजन दास जी ने इनको बताया था कि हमें ये काम करना पड़ेगा जी। ठीक है, और उसमें उतर गए। चित्तरंजन दास जी ने तो चित्तरंजन दास जी के पास 1921 में, आप लोग इतिहास पढ़िएगा देखिएगा, जहाँ जानकारी है मुझे भी, कि 1921 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको पत्र लिख करके और मतलब इस स्वतंत्रता संग्राम में आने के लिए उन्होंने निवेदन किया था कि मुझे अपने साथ रखिए, मैं ये करूँगा, मैं इस परिवार से हूँ, मैं ICS की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, देश की आज़ादी में भाग लेना चाहता हूँ। उसके बाद से वो आए जी। ठीक है, और तब जब स्वराज पार्टी बनी 1 जनवरी 1923 को, स्वराज पार्टी को बनाने में उसमें मुख्य थे चित्तरंजन दास जी। उन्होंने मोतीलाल नेहरू को साथ में लिया था और सारा आर्थिक सहयोग तो इनका था, केवल स्वराज पार्टी को नहीं, सब लोगों को इन्होंने सहयोग दिया। लेकिन चूँकि स्वराज पार्टी को प्रमुख सहयोग इसलिए किए क्योंकि चित्तरंजन दास जी और ये लोग साथ में थे जी। और चित्तरंजन दास जी इनको बहुत मानते थे, ये लोग मतलब परम मित्र थे आपस में। 90 दिन तक बिना फीस का उन्होंने इनकी केस को लड़ा प्रीवी काउंसिल में और 40 साल की सज़ा को 10 साल में परिणत किया चित्तरंजन। अच्छा, उसके बाद से चित्तरंजन दास जी 1925 में इनका जब केस हो गया, जब बक्सर जेल में चले गए, 25 में उनका देहावसान हुआ। तबीयत खराब था उनका, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके विषय में तो जितना कहा जाए कम है। मतलब तबीयत खराब होने से उनके मृत्यु हो गया। इतने तबीयत क्यों खराब हुआ? क्रांतिकारियों के लिए, देश की आज़ादी के लिए जगह जगह जाते रहे, उन्होंने अपने शरीर पर, अपने भोजन पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से उनका तबीयत बिगड़ गया और
अच्छा, महेंद्र बाबा को जब 10 साल की सजा हुई तो कितना दिन जेल में रहे? नहीं, 10 साल की सज़ा जब उनकी हुई, 10 साल की सज़ा हो गई, तो वहाँ पर प्रीवी काउंसिल में लाहौर से लेकर के रंगून तक की 5000 से अधिक जो मुख्य मुख्य नर्तकियाँ थी भारत की, वो पहुँची थी कि हम बाबा के वजन के बराबर 100 का असली नोट देते हैं, या आभूषण लाए हैं हम लोग वजन के बराबर आभूषण दे देंगे, लेकिन बाबा को जमानत पर रिहा किया जाए। कहाँ पहुंची थी नर्तकियाँ? प्रीवी काउंसिल कोलकाता हाई कोर्ट था उसमें। लेकिन अंग्रेज वो जज चिढ़ गया, जज अंग्रेज था, वो चिढ़ गया। उसने हालांकि चित्तरंजन दास जी के भाषण में बहुत दम था, तो 10 साल की सज़ा कर दिया, उससे कम नहीं किया, जमानत नहीं दी। फिर वो सभी नर्तकियाँ चली गई वायसराय लॉर्ड रीडिंग के पास। जी। अच्छा, उसमें लॉर्ड रीडिंग की बहुत चहती नर्तकियाँ थी, जैसे सोनाबाई वगैरह जो भी थी, वो काफ़ी पकड़ था। तो जा कर के उनसे मिली, उन्होंने बोला कि हमें एक एप्लीकेशन आप लिख करके दो, हम आगे बात करता हूँ, लेकिन हमारी सरकार जो है, हम लोग तो बहुत परेशान थे इस आदमी से, जी। तो हमारी सरकार कोई राहत नहीं देखी, लेकिन आप लोग कहते हो तो हम इस पर विचार करेंगे, आप एक एप्लीकेशन तो हम आगे बात करते हैं। इस पर सभी नर्तकियों ने एक एक एप्लीकेशन लिखा, ये नहीं कि एक लिख करके दे दिए, जैसा आज होता है ना, एक आदमी लिख दिया फिर पीछे सारे लोग साइन कर दिया, मांगा तो वही था वो, लेकिन इन लोगों ने अलग अलग लिख 5000 से अधिक आवेदन दे करके वायसराय को एकदम घबरा गया। भाई कौन आदमी है जिसके लिए नर्तकियाँ मतलब इस तरह से मतलब टूट पड़ी हैं कि उनको जमानत दिया जाए, उनको रिहा किया जाए, इससे मिलना चाहिए। फिर वो सभी एप्लीकेशन को लेकर के देश बदल करके और बक्सर जेल पहुँचे, महेंद्र मिश्र जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वो बोले कि अरे बाबा, आप तो संत आदमी हैं, आप तो ना सातिर हैं और ना जालसाज हैं, ठीक है। वो इनसे इस कदर प्रभावित हुआ, बोला कि देखिए हम नर्तकियों ने एप्लीकेशन दिया है, हम भेजेंगे, कुछ होना नहीं है, मैं आपको अपने प्रदत्त अधिकारों के तहत 3 साल की सज़ा कम करूँ। तो वहीं पर वो 3 साल की सज़ा कम किया और 7 साल की सज़ा हुई, और 7 साल की सज़ा पूरी करके वो जज पंचम के जन्मदिन था शायद, मेरे ख्याल से 3 जून था, तो 3 जून 1921 को जेल से बाहर। सर, अंत में हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी जो देश की आज़ादी में बहुत मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और पैसा छाप करके क्रांतिकारियों की मदद किए, संगीत में मतलब पूर्वी धुन के जनक जिनको बोला जाता है, कोई ऐसा साज नहीं था जो नहीं बजा पाते थे, वैसे महान विभूति को देश में रत्न पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, और जब हम लोग इस तरह से बात करेंगे, ये बातें जब सरकार के पास जाएंगी तो ज़रूर उस पर विचार होगा। और हमने एक पिताजी के माध्यम से भिजवाया था, माननीय वित्त मंत्री जी को पत्र भिजवाया था, उसमें मैंने 3 मांग रखे थे। मैंने भारत रत्न का मांग नहीं रखा था, वित्त मंत्रालय का मामला था, और चूँकि उन्होंने अर्थव्यवस्था बंद किया था ब्रिटिश सरकार ने, तो मेरा 3 डिमांड था उसमें। एक कि नोट पर उनका फ़ोटो आए, क्योंकि वो काम उन्होंने किया है, सिक्के पर उनका फ़ोटो आए, उन्होंने वो काम किया है, और तीसरा कि इस ढंग से काम किया है तो उनको जो भी भारत सरकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे रिजर्व बैंक है और उसकी शाखाएँ हैं, जो जितने भी मतलब सरकार के बैंक्स हैं, स्टेट बैंक है, ये बैंक है, जितने बैंक हैं, या और भी जो अलग से जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सरकार के हैं, सब जगह इनकी प्रतिमा को लगाया जाए। तो रिजर्व बैंक की चिट्ठी आई है, उसे हम आपको दिखा देंगे, उसको हम चित्र प्रदर्शनी में भी लगाएंगे। तो उसमें सरकार ने मूर्ति लगाने पर सब जगह उनकी प्रतिमा लगे, इसको उसने आगे कर दिया। और 2 चीज़ों पर ये सलाह दिया है कि फ़ोटो जो लगेगा नोट पर, उसकी एक बॉडी होती है, कमेटी है, उस कमेटी के पास प्रक्रिया के तहत जब आएगा तो उस पर विचार करके उसको किया जाएगा। और वैसे ही प्रक्रिया है सिक्के पर की, सिक्का तो रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वित्त सचिव हैं उसके वो रहते हैं, तो वो फाइनेंस से मैं संपर्क कर रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो वो कैसे होगा, लेकिन दोनों चीज़ उसने बता दिया, उसमें क्लियर पैरे में दिया हुआ है कि दोनों का तरीका क्या है। और उसने इस विषय को उठाने के लिए हमारे पिताजी को धन्यवाद भी दिया कि हम ऐसी रुचि पर आपको धन्यवाद देते हैं, तो इस काम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब देखिए, ऐसे महान विभूति को याद करते हुए मतलब हम लोग उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने का सौभाग्य मिलता है, ये अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और कहने का तात्पर्य ये रहा कि ऐसे महान विभूति को अगर भारत सरकार रत्न पुरस्कार से नवाजे तो सारणवासियों को गौरव होगा। और केवल सारण ही नहीं, चूँकि संगीत के फील्ड में अगर कोई काम करते हैं, कोई संगीत के फील्ड में अपना नाम ऊँचा करना चाहते हैं, तो बिना पंडित महेंद्र मिश्र का नाम लिए उन काम करना, संगीत के फील्ड में अपनी चर्चा करना नामुमकिन होगा, क्योंकि वो पूर्वी धुन के जनक थे। पूर्वी आज पूरे देश स्तर पर लोग आते हैं,
और पूर्वी धुन के संगीत के फील्ड में जो कुछ भी उन्होंने रचना रचा, कविता, कहानी, बहुत कुछ लिखे हैं। उनकी किताबें बहुत सारी प्रकाशित हो चुकी है और बहुत सारी अभी रखी हुई है। अभी बहुत सारी रचनाएं उनकी अभी पड़ी हुई है। जैसे बहुत सारी रचनाएं हैं। मुझे एक दिल्ली में बहुत भारत सरकार के एक सीनियर अधिकारी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो ग्रामोफोन के को ना एकत्रित करने में उनकी काफ़ी रुचि है। उन्होंने बहुत सारे मतलब 2000 से ऊपर गीतों को ग्रामोफोन वाले जो है ना, वो रिकॉर्डिंग क्या बोलते थे, वो जो तवे पे चलता था, तो उसको रखा हुआ है। उसमें उन्होंने मुझे पता नहीं कहीं से नंबर मिला, मतलब ले करके मुझे फ़ोन किए। मैं गया उनके कार्यालय में, वो अपना काम छोड़ करके, दो चार लोग बैठे थे उनके पास, उसके बाद आए मेरे पास, बातचीत हुई। बोले कि देखिए 1938 में बाबा ने 2 पूर्वी लिखे थे जी, और वो दोनों पूर्वी किसी नर्तकी को दिए थे गाने के लिए, क्योंकि वो था देश प्रेम से जुड़ा हुआ गीत था। और देश प्रेम की जो राष्ट्रीय गीत था ना, जो आंदोलन को भड़का सकता था, आंदोलन के लिए जो अपेक्षित गीत था, वो रचते थे, लेकिन वो खुद नहीं गाते थे। उनको चित्तरंजन दास जी ने मना किया हुआ था ये सब काम करने के लिए, क्योंकि इनका काम अलग था ना। तो 1938 में जब जेल से आने के बाद उन गीतों को लिखे ये, तो अपने नहीं गाए, नर्तकियों को दिए, और उन दोनों गीतों को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। वो सारा इतिहास उनके पास है कि वो दोनों गीत पूर्वी के थे और दोनों महेंद्र मिश्र जी के लिखे हुए थे, और दोनों को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। तत्काल सरकार अंग्रेज, हाँ, ब्रिटिश सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। तो कौन कहता है नहीं, कौन था वो मुझे ध्यान नहीं है। वो तो ग्रामोफोन में सुनाए थे, मैं उनसे मिलूंगा, उसको रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा। और मुझे तो बड़ी आश्चर्य की बात, तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत सारे आज़ादी से संबंधित गीतों को लिखा। हम लोगों को तो एक दो पता है, जैसे जैसे हम उनका, तो देखिए किसी भी विरोधी चीज़ को किसी आदमी में होना ना, वो कुछ और दर्शाता है। जैसे भगवान थे ना, भगवान में सब विरोधी चीज़ था। भगवान के जितने बड़े भक्त हुए सब लोगों में विरोधी चीज़ भी होता है। जैसे जो आदमी क्रोधी हो सकता है वो शीतल नहीं हो सकता है, ठीक है। जो आदमी मतलब बहुत दबंग होगा, ठीक है, वो दयालु नहीं हो सकता है, ठीक है। जो इतना बड़ा कवि होगा वो फिर क्रांतिकारी नहीं हो सकता है, ठीक है। पहलवान नहीं हो सकता है, घुड़सवार नहीं हो सकता है, ठीक है। गरीबों पर जिस ढंग से दया करते तो नहीं हो सकता। सारी चीज़ें इनमें, सारी विरोधी चीज़ें एक साथ इनमें थी, इसलिए लोगों को इनको समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है। जब हम शांति से बैठेंगे और उनके एक एक पहलू पर बात करेंगे, उसको खोजेंगे, उसको ढूंढेंगे, तो सारी चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी किस तरह के थे। सरकार जो प्रत्येक साल 16 मार्च को उनकी जयंती मनाती है, तो सरकार से आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इस जयंती जो बिहार सरकार मना रही है, इसमें भी हमारे जो माननीय सांसद जी हैं वर्तमान में, इनका भी बहुत अहम योगदान है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। हाँ, सिग्रीवाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उनको जब कला संस्कृति मंत्रालय मिला तो उन्होंने उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं साथ में भी रहा उनके, तो उन्होंने बोला कि ये तो बाबा की हमारे ऊपर कृपा है कि हमको सबसे पहले वही मंत्रालय मिला। तो उन्होंने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना शुरू किया, और उसके बाद से वो चीज़ आगे बढ़ते गया। क्या उससे पहले नहीं होता था? नहीं, उसके पहले तो लोग आपस में मिलजुल के करते थे। अच्छा, आपस में? हाँ, तो सरकार ने नहीं किया कभी। सरकार से तो शुरू कराना, इसका पूरा श्रेय इनको जाता है, सिग्रीवाल साहब को जाता है। उसके बाद से फिर कैलेंडर में शामिल करने का था, उसमें इन्होंने भी प्रयास किया, दुबे जी ने भी प्रयास किया, लेकिन इसको विधिवत सरकारी चीज़ में आए, इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास सिग्रीवाल साहब का ही रहा। जी देखिए, जहाँ तक बता रहे हैं कि अभी 16 मार्च को जो जयंती मनाई जाती है, पहले से ही मनाई जाती थी, परंतु जो विधिवत बिहार सरकार के जिम्मे ये मनाया जाता है, तो इसमें अगर बढ़ चढ़ के किसी ने हिस्सा लिया, किसी ने अगर काम किया, तो अभी वर्तमान जो सांसद है महाराजगंज के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, वो उस समय तत्कालीन बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री थे, और उन्होंने अपने कलम से ये प्रोसेस पास किया, जिस वजह से प्रत्येक साल सरकार 16 मार्च को महेंद्र बाबा की जयंती मनाती है। तो कहीं ना कहीं इनकी भी कृपा कही जाएगी, चूँकि इन्होंने ये एहसान किया, और एहसान नहीं किया, उनके लिए सौभाग्य की बात है कि इन्होंने कुछ बाबा को याद करके सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये सिग्रीवाल जी की देन है। और आगे ये जो मेरे शरीक में मौजूद हैं, पंडित महेंद्र बाबा के एक पोते लगते हैं विनय मिश्रा जी, इनसे कुछ मिल करके हम बाबा के बारे में जो जानकारी थी, इनसे कुछ चर्चा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। 16 मार्च और 15 मार्च को कवि सम्मेलन होने वाला है, और 16 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। और एक हमारे तरफ से भी अर्जी है, और इन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि ऐसे महान पुरुष को
भारत रत्न से ज़रूर नवाजा जाना चाहिए। तो मैं तत्काल जितने भी तमाम नेतागण हैं उनसे निवेदन करता हूँ, साथ में भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे महान विभूति को भारत रत्न से नवाजा जाए, भारत रत्न की उपाधि दी जाए, ताकि छपरावासी को अपने आप पर गौरव महसूस हो। बस यही। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।